फर्स्ट इंटरव्यू था, मेरा फर्स्ट मेंस था ये। उस टाइम पापा मुझे लग रहा था कि आज तो घर वाले बोलेंगे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है हो गई पढ़ाई, घर पे रहना है। इनिशियल ये होता है कि हमको एग्जामिनेशन की समझ नहीं होती है, वो मेरे साथ भी हुआ। टॉपर से चूँकि सुना था कि PYQ करने होते हैं, इतनी बार करने होते हैं, समझ नहीं आता था कैसे करना है। कुछ मेंटर्स मुझे मिले काफ़ी जगह से, मुझे समझ में आया कि PYQ कैसे करने हैं। उसका फाउंडेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। जो कोर सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, 2 अटेम्प्ट में प्री नहीं हो रहा था तो मेरा ध्यान मेंस पे था ही नहीं उतना। वुमेन कैंडिडेट होने के कारण मुझे काफ़ी वो सेम चैलेंज है जो हर एक फीमेल को फेस करने होते हैं। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ बताने चाहिए कि नहीं, बट बहुत इंटरेस्टिंग है वो। मैं दिल्ली में रह रही थी पिछले 3-4 साल से। एक बार मैंने रूम शिफ्ट किया था, मुखर्जी नगर में मैं रहती थी। तो जब मैंने रूम शिफ्ट किया उस दिन मुझे बहुत लेट हो गया था शिफ्ट करने में, थोड़ा बहुत लेट नाइट तक हो गया था। तो जब मैंने सामान रखा अपने रूम में तो ओनर का थोड़ा मूड चेंज हो गया था। उन्होंने उसी टाइम, पता नहीं मुझे उस टाइम समझ नहीं आया, उन्होंने मेरा सामान उठा के एकदम रोड पे डाल दिया था कि हम आपको रूम नहीं देंगे। यूपीएससी की जर्नी में अक्सर बात स्ट्रैटेजी की होती है, लेकिन हर टॉपर की इसके पीछे एक कहानी छिपी होती है। कहानी उनके स्ट्रगल्स की, कंसिस्टेंसी की और उनके सेल्फ बिलीफ की। और आज ऐसी एक कहानी को हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विजन IAS के टॉपर्स टॉक में। इस सीरीज़ में हम बात करते हैं उन टॉपर्स से जिन्होंने अपने हार्ड वर्क से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्लियर किया है और समझने की कोशिश करते हैं उनके एक्सपीरियंसेस को। आज हमारे साथ जुड़ी हैं मिस दीप्ति वर्मा, जो जयपुर की रहने वाली हैं और उन्होंने यूपीएससी CSE 2025 में 876 रैंक अचीव की है। आज की इस कॉन्वर्जेशन में हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी अप्रोच के बारे में और उन्होंने कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज़ किया। चलिए इस कॉन्वर्जेशन की शुरुआत करते हैं। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस और आपका स्वागत है विजन IAS के टॉपर्स टॉक में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉन्वर्जेशन की आपके बैकग्राउंड से। फॉर आवर व्यूअर्स, अगर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें और साथ ही में बताएं अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड और एजुकेशनल जर्नी के बारे में। यस मैम, मैं जयपुर से हूँ। मेरा जो ग्रेजुएशन है वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में मैंने किया है। उसके बाद ग्रेजुएशन में ही मैंने डिसाइड किया था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो वहाँ से ये जर्नी शुरुआत होती है। वैसे प्रॉपर जो मैंने तैयारी शुरू की थी कॉलेज के बाद से ही किया है, लेकिन वहाँ से ये सब शुरू हुआ। उसके बाद अभी आपके सामने हूँ। तो यूपीएससी की जर्नी में मोटिवेशन की तो ज़रूरत पड़ती है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मोटिवेशन से कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए क्या आपको इंस्पायर किया और आपने कैसे डिसीजन लिया? सबसे पहला जो प्रेरणादायक बिंदु अगर देखें तो 12th के बाद मैंने डिसाइड किया था। मुझे उसके बाद चुनना था कि क्या करना है। तो इंजीनियरिंग में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कि ये नहीं कर पाऊँगी मैं। और दूसरा फैक्टर ये था कि मेरे पापा का सपना था कि घर में से कोई ऐसा होना चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हो। तो उस टाइम पापा भी थोड़ा बहुत कहीं से सुना था, क्योंकि पापा एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, तो पापा को ऐसा आइडिया था कि ये एग्ज़ाम होता है। पापा ने बोला ये भी कर सकते हैं, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि ये करते हैं। और उसी टाइम 2015 में रिज़ल्ट जब यूपीएससी का अनाउंस हुआ था, तो तब टॉपर से काफ़ी मैं इंस्पायर हुई थी कि हाँ ऐसा कोई एग्ज़ाम है जो हम दे सकते हैं। तो तब से शुरू वो प्रेरणादायक वो 2015 का साल था। उस टाइम डिसाइड किया था कि ये करना है, उसके बाद ये सब हुआ। तो इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपका कौन सा अटैम्प्ट है जो आपने सक्सेसफुली क्लियर किया है? हाँ, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट है ओवरऑल, और फर्स्ट इंटरव्यू था, मेरा फर्स्ट मेंस था ये। अच्छा, अगर मैं आपकी ओवरऑल जर्नी की बात करूँ तो आपकी जितनी भी एकेडमिक जर्नी रही है उसने आपकी प्रिपरेशन को कैसे शेप किया है? यस मैम, मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड, चूँकि मैंने पॉल साइंस किया था, उसके पहले मेरा मैथ्स था। 12th तक मैथमेटिक्स PCM मैंने किया था। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ थोड़ा पढ़ा, तो उससे मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था। थोड़ा हिस्ट्री उस टाइम पढ़ ली थी, तो काफ़ी बेनिफिशियल तो उस टाइम रहा। और थोड़ा बहुत मैं PCM था तो CSET थोड़ा उससे ये था कि ठीक है कर लेंगे, बट वो 2 अटेम्प्ट्स पे नहीं हुआ इस बार। वो इसलिए वो मतलब GS का मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला जो कॉलेज के टाइम मैंने पढ़ा, वो PSIR और वो सब। तो क्योंकि यूपीएससी एक लॉन्ग जर्नी होती है, तो एज अ वुमेन एस्पिरेंट अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी पूरी जर्नी के दौरान ऐसे कोई आपके चैलेंजेस रहे हो या फिर ऐसी कोई स्टोरी रही हो जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? यस मैम,
वैसे ऐसे एक वुमेन कैंडिडेट होने के कारण मुझे काफ़ी वो सेम चैलेंज हैं जो हर एक फ़ीमेल को फेस करने होते हैं। उसके अलावा कुछ स्पेसिफ़िक मुझे नहीं पता मुझे यहाँ बताने चाहिए कि नहीं, बट बहुत इंटरेस्टिंग है वो। मैं दिल्ली में रह रही थी पिछले 3-4 साल से। एक बार मैंने रूम शिफ्ट किया था, मुखर्जी नगर में मैं रहती थी। तो जब मैंने रूम शिफ्ट किया उस दिन मुझे बहुत लेट हो गया था शिफ्ट करने में, थोड़ा बहुत लेट नाइट तक हो गया था। तो जब मैंने सामान रखा अपना अपने रूम में, तो ओनर का थोड़ा मूड चेंज हो गया था। उन्होंने उसी टाइम, पता नहीं मुझे उस टाइम समझ नहीं आया, उन्होंने मेरा सामान उठा के एकदम रोड पे डाल दिया था कि हम आपको रूम नहीं देंगे। और मुझे नहीं समझ में आया उस टाइम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो बहुत एक चैलेंजिंग उस टाइम सिचुएशन थी मेरे लिए। लिटरली 12 उस टाइम बज रहे थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है आगे। फिर घर पे थोड़ी बात हुई तो पापा को भी टेंशन हो गई थी। 12 बजे मैं उनको कॉल कर रही हूँ, तो और जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ तो थोड़ा सीरियस कंसर्न था उनके लिए कि क्या हो गया। तो उस टाइम पापा, मुझे लग रहा था कि आज तो घर वाले बोलेंगे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है हो गई बड़ाई, घर पे रहना है। बट पापा ने उस टाइम बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अभी जो सिचुएशन है उसमें देखो क्या किया जा सकता है, बाकी सुबह देखते हैं क्या करना है, बाकी टेंशन नहीं करनी है ये तो। और उस टाइम मेरे जो दोस्त थे, मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल उन लोगों के लिए। मैंने एक कॉल किया और इतने सारे लोग आ गए थे कि हाँ बता ना कहाँ रूम शिफ्ट करना है। तो वो उस टाइम 2 दिन मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था वो। तो वो एक अलग सा एक्सपीरियंस था मेरे लिए यहाँ आने के बाद। मतलब पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों ने भी आपकी बहुत मदद करी। यस मैम, दोस्तों ने बहुत कुछ सिखाया है, उनकी वजह से उनके लिए मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर मैं आपसे प्रिपरेशन जर्नी की बात करूँ तो बिगनिंग से लेकर एंड तक आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन को कैसे स्ट्रेटेजाइज किया? अगर शुरू से देखें तो 23 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। 23 का पेपर बहुत टफ था। जीएस का और सीसेट का मेरा वो फर्स्ट ही अटैम्प्ट था। इनिशियल ये होता है कि हमको एग्ज़ामिनेशन की समझ नहीं होती है, वो मेरे साथ भी हुआ कि बहुत बेसिक कुछ पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। पीवाईक्यू का तो कुछ पता ही नहीं था कैसे करना है, करंट अफेयर में सब कुछ पढ़े ही जा रहे हैं, सीसेट का पता नहीं है क्या करना है। लग रहा था हो ही जाएगा सीसेट। तो पहले अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ था तो उस टाइम लग गया था कि बहुत बहुत गैप है अभी जो फिल करने हैं। फिर 24 में मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। उस टाइम मुझे टॉपर से चूँकि सुना था कि पीवाईक्यू करने होते हैं, इतनी बार करने होते हैं, समझ नहीं आता था कैसे करना है। उसके बाद कुछ मेंटर्स मुझे मिले काफ़ी जगह से, मुझे समझ में आया कि पीवाईक्यू कैसे करने हैं। वहाँ से मैंने किया। एक सत्यम सर का मैं नाम लेना चाहूँगी स्पेशली, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है पीवाईक्यू कैसे करने हैं। तो उसके बाद पीवाईक्यू का ठीक से किया। थोड़ा करंट अफेयर, विज़न का मैंने करंट अफेयर फॉलो किया था, 2-3 साल से कर रही हूँ वो मैं। उस पर कितना फोकस करना है वो पीवाईक्यू से समझ में आया। सीसेट पे तीनों चीज़ों पे फोकस करना है, क्वांट पे, कॉम्प्रिहेंशन पे। वो 24 के अटेम्प्ट में लकीली मतलब ये था कि लक उस टाइम साथ नहीं था तो हुआ नहीं है, बट 24 में मेरा काफ़ी वो बेसिक फाउंडेशन पे मैंने बहुत ध्यान दिया था। तो ये थोड़े चेंजेस थे कि मतलब आपको बेसिक पे बहुत फोकस करना है। पीवाईक्यू वो तो एकदम बाइबल जैसा मुझे लगता है कि एकदम उनको तो पी जाना चाहिए घोल के। तो वो इस टाइम काम आया है 25 में, मुझे ये लगता है। तो अपनी कॉन्वर्सेशन को थोड़ा आगे लेके जाते हैं और प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स के लिए आपने कैसे ओवरऑल अप्रोच किया? प्रीलिम्स में तो वो जो मैं बता रही हूँ पीवाईक्यू, मुझे लगता है कि पीवाईक्यू सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपका फाउंडेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। जो कोर सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जो बेसिक एनसीईआरटी है या जो भी बेसिक मटेरियल है वो ढंग से आपका प्रिपेयर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर देते हैं, बट एग्ज़ाम में वो करंट अफेयर काम आता नहीं है उतना, मतलब बहुत ऑनेस्टली मुझे लगता है ये। तो फाउंडेशन पे ध्यान देके अगर वो किया जाए बहुत ज़्यादा। और सीसेट में आप वही, सीसेट तो बहुत उस पर ध्यान देना ही है। तो मुझे लगता है मैं बेसिक पे ध्यान देंगे तो प्रीलिम्स डूएबल है। स्टूडेंट्स का अक्सर ये भी सवाल रहता है कि कितने मॉक टेस्ट उनको बेसिकली अटैम्प्ट करने चाहिए, और आपने कैसी कोई टेस्ट सीरीज़ है जो आपने अटैम्प्ट करी हो? टेस्ट सीरीज मैंने जब इनिशियल मेरा 23 में जो अटैम्प्ट था उसमें विज़न से ही मैंने प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज एनरोल किया था।
उस टाइम मैंने काफ़ी टेस्ट जो थे विज़न में, अब मुझे अभी याद नहीं आ रहा कितना उसमें टेस्ट था, आई थिंक 39 या 36, वो सब दिया था। 1-2 कोचिंग सेंटर्स का वो मार्केट से लेके लगाया था। 24 में और 23 में ये बहुत सारा कुछ लगा लिया था, तो वो उससे एक वो आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो टेस्ट अगर बात करें, वो भी मैम पर्सनली डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी का लेवल कितना है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। लेकिन इनिशियल अगर आप शुरू कर रहे हैं तो 40 से 50 टेस्ट तो वो ज़रूरी है आपको उसका अंडरस्टैंडिंग होने के लिए। मतलब 40-50 अटैम्प्ट करने चाहिए। उसके बाद वो वेरी करता है कि आपकी तैयारी का क्या लेवल है, उसके अकॉर्डिंग। तो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद जब मेंस की प्रिपरेशन की बात आती है तो मेंस एक इम्पॉर्टेंट स्टेज बन जाता है यूपीएससी का, तो उसको आपने कैसे उसकी तैयारी करी मेंस की? यस मैम, तो मेंस के लिए क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम मेरे पास था, बहुत देर से मैं वापस आई थी मेंस देने, मैं जयपुर में थी उस टाइम, तो बहुत कम मेरे पास टाइम था। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं बहुत इधर उधर से सोर्सेज के लिए मैंने एक सोर्स कर लिया था फिक्स कि इसी पे स्टिक रहना है, कुछ नहीं करना है। करंट अफेयर का उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था, तो बहुत थोड़ा बहुत ये जो मेंस 365 आता है वो मैंने देखा था कि हाँ ठीक है उतना कर लेंगे, और जो कोर सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दिया था जहाँ स्कोर ज़्यादा हो सकता है उस पर। और दूसरा चीज़ ऑप्शनल बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें, तो ऑप्शनल का ये है कि उसको ठीक से करना है। तो वो थोड़ा, क्योंकि मेरा जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो ऑप्शनल से ही स्टार्ट किया था, तो वो थोड़ा ठीक था, मुझे उसमें कॉन्फिडेंस था कि इसमें तो कर ही लेंगे ठीक ठाक। अब वो नहीं पता है स्कोर कितना आ रहा है, बट वो उस टाइम ये था कि कॉन्फिडेंस उससे आ रहा था कि ऑप्शनल तो ठीक है हो जाएगा। बाकी हिंदी मेरा माध्यम है चूँकि, तो ऐसे में मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट थी कि हो जाएगा वो सब, कि कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शनल और ऐसे थोड़ा मैचिंग हो रहा था उधर की, उधर से कंटेंट इधर उधर कर देंगे वो हो रहा था। बाकी एथिक्स पे तो फोकस करना है, हालांकि मुझे कम टाइम मिला तो थोड़ा गैप रह गए थे, उसकी वजह से ये सब थोड़ा रैंक भी अगर नीचे चला गया तो उसका ये रीज़न भी रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें हैं, एक तो बहुत डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है मेंस के टाइम, क्योंकि और आंसर राइटिंग वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आंसर राइटिंग उस टाइम ही मैंने की थी, मैं बहुत ऑनेस्टली कह रही हूँ ये, क्योंकि पहले 2 अटेम्प्ट में प्री नहीं हो रहा था तो मेरा ध्यान मेंस पे था ही नहीं उतना। हमेशा लगता था कि प्री होगा तब तो मेंस देंगे। बहुत हिंदी साहित्य का थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग किया था, जीएस में बहुत कुछ नहीं किया था, थोड़ा बहुत केस स्टडी पहले कर रखा था मैंने। जो मेंस के बीच का टाइम था प्रीलिम्स मेंस में, उसमें ही मैंने पूरा आंसर राइटिंग किया है, वो जो वीकली या 2-3 दिन में जो मैं आंसर लिखती थी, और डेली प्रैक्टिस वो भी मेंस में भी पीवाईक्यू, क्योंकि उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ कहाँ ध्यान देना है, तो वो सब। तो अभी जैसे आपने ऑप्शनल की बात करी कि आपने बोला आपका हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल था, तो आपने यही सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया? और साथ ही में जो हमारे एस्पिरेंट्स या फिर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए ऑप्शनल चूज़ करते टाइम? हिंदी लिटरेचर चूज़ करने में भी एक शिफ्ट था क्योंकि जब मैंने पीएसआईआर ग्रेजुएशन में लिया था तो यही सोच के लिया था कि ये ऑप्शनल लेंगे। फिर जब शुरू किया तो मेरा मीडियम जो है हिंदी था, हिंदी में उतना गाइडेंस नहीं था उस वक्त, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं। और फिर थोड़ा वीडियोस देखे थे यूट्यूब से टॉपर्स के, और ये कि हाँ स्कोरिंग नहीं है हिंदी मीडियम में, ये गाइडेंस थोड़ा कम है। फिर हिंदी का वो चल रहा था वीडियो विकास सर वाला ही कि कैसे ऑप्शनल चुने, उसमें देखा था। फिर सिलेबस देखा तो बहुत छोटा था। दूसरा ये था कि पापा भी हिंदी से थे, तो पापा से पूछा तो पापा ने बोला हाँ ठीक ही है, हिंदी तो ठीक ही है तो वो सब फैक्टर मिला के कि चलो स्कोरिंग है, एग्ज़ाम में स्कोर करना है, तो ऐसे करके हिंदी का डिसीजन। वैसे बहुत टफ डिसीजन था, कई लोगों ने बोला था कितनी बार सब्जेक्ट चेंज करने हैं तुझे फिर मुझे लगा था कि ठीक है कोई बात नहीं, पोल साइंस उसमें काम आ जाएगा, जीएस में हिंदी ले लेते हैं, तो ऐसे करके हिंदी से। स्टूडेंट को क्या ध्यान रखना चाहिए ऑप्शनल चूज़ करते टाइम? यस मैम, एक सबसे बड़ा इंटरेस्ट तो है ही, क्योंकि आपको ऑप्शनल बहुत डेप्थ में पढ़ना होता है, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो नहीं पढ़ पाओगे उतना। मेरा हिंदी में क्योंकि ये सब पोइट्री में और कहानियों में इंटरेस्ट था, तो बहुत आसानी से ऑप्शनल पढ़ लिया था मैंने, बहुत दिक्कत हुई नहीं मुझे। दूसरा बाकी वो आपको देखना है कि स्कोर किस उसमें आ रहा है। वैसे अब आजकल मोरलेस सब में सेम ही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो सब फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए। कुछ आपका बैकग्राउंड भी किस सब्जेक्ट में है, किस में आप कॉन्फिडेंट हैं, तो वो सब देख के मैम वो चूज़ करना चाहिए बहुत। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ऑप्शनल चूज़ करने में बहुत डिसाइडिंग होता है। तो वही जैसे आपने थोड़ी देर पहले करंट अफेयर्स की बात करी थी, तो मैं अपना अगला सवाल करंट अफेयर्स पे ही करना चाहूँगी कि आपने करंट अफेयर्स को किस तरह से फॉलो किया और कैसे आपने उसके साथ कॉप अप किया? जब 2 अटेम्प्ट मेरे स्टार्टिंग के थे, उसमें मैंने न्यूज़पेपर बहुत
बहुत ठीक से नहीं पढ़ा था, क्योंकि मीडियम हिंदी था तो थोड़ा दिक्कत हो रही थी शुरुआत करने में, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने में। तो विज़न का मैं मैगज़ीन पढ़ती थी मंथली, वो मैंने फ़ॉलो किया है 2 साल तक बहुत उससे। और फिर लास्ट में पीटी 365 आता है तो उस पर भी वो भी कर लिया था, लेकिन चॉइस के अटेम्प्ट में मैंने वो भी नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं मंथली मैगज़ीन पढ़ रही थी। उसके कभी कभी मैंने 24 के अटेम्प्ट में ही शॉर्ट नोट्स और वो सब किया था। तो वो थ्रू आउट ऐसा था कि वो सस्टेनेबल था मेरे लिए, कि हाँ ये मैगज़ीन बहुत अच्छा था विज़न का, तो कि उसके अलावा कुछ ऐसा लगता बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है तो काफ़ी सफिशिएंट रहता है वो बाकी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं तो उससे बेटर सोर्स कुछ नहीं है, क्योंकि डेली बेसिस पे वो हो जाता है। इस वाले अटेम्प्ट में न्यूज़पेपर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस हो गया था कि वो करने के साथ में मैगज़ीन पढ़नी है। तो ये दो रिसोर्सेज ये बहुत काफ़ी है, कोई मैगज़ीन आप फॉलो कर सकते हैं और एक न्यूज़पेपर। तो अब यूपीएससी के फाइनल स्टेज पे क्वेश्चन करते हैं इंटरव्यू पर। आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसे रहा? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अगर देखें तो बहुत यूनिक तो था मेरे लिए, क्योंकि पहली बार इंटरव्यू देने का मौका मिला था। वो यूपीएससी भवन के सामने वाली फ़ोटो जब रिज़ल्ट आता था तो वही देखते थे कि वो सेलेक्ट हो गए हैं, तो लगता था कि कभी पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं। तो सबसे पहले जब पता चला था कि वहाँ जाने का मौका मिलेगा, जब गए तो बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस था। और मेरी फैमिली मेरे साथ थी उस दिन, तो मेरे से ज़्यादा वो लोग बहुत खुश थे। और बाहर तो अच्छा लग ही रहा था, जब मैं अंदर गई तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे उस दिन। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ अभी, लेकिन अच्छा था वो। ऐसा लग रहा था कि ठीक है हो गया है। मतलब उस टाइम भी मुझे लग रहा था कि सच में हो गया है क्या, मैं आ गई हूँ क्या यहाँ पे। हो तो डेफिनेटली गया है। वो तो वहाँ पे जब आप इंटरव्यू देने गए तो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, कि आपकी हॉबीज़ पर भी कुछ सवाल किए गए? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मेरा बोर्ड जो है सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था। तो उनका वो रहता है कि वो रैंडम पूछती हैं, मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। एक फैक्टर मेरे इंटरव्यू में ये भी था कि सब लोग पहले पता करते रहते हैं कि किसका बोर्ड आ रहा है, ये सब ये मैंने किया ही नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जान के भी क्या उखाड़ लेंगे जब सामने पता है कि वही आना है, एंजाइटी और बढ़ जाएगी। तो मैंने ये सब कुछ पता ही नहीं किया। वहाँ पे भी उस दिन जब इंटरव्यू था तो सेंट्रल हॉल में जब हम बैठे हुए थे तो सब लोग पूछ रहे थे एक दूसरे से किसका बोर्ड है, मैं एकदम ध्यान ही नहीं दे रही थी उन पर, मुझे लग रहा था नहीं मुझे सुनना ही नहीं है। तो फिर सुमन शर्मा मैम का था बोर्ड। जब मैं इंटरव्यू दिया मैंने, उसके बाद बाहर आके सोचा मैंने कि यार डेफ पे कुछ नहीं पूछा मुझे लग रहा था एक क्वेश्चन तो पूछ लेते, कुछ नहीं पूछा। मेरा इंटरव्यू जो था पूरा रैंडम चला था। एक क्वेश्चन सिर्फ राजस्थान बेस्ड था, बाकी रैंडम एकदम ऐसा था। एक तो मॉक से काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि बहुत बहुत पोज लेके वो लोग आपको सुन रहे थे, जानना चाह रहे थे एक्चुअली में आपको ट्राइबल मिनिस्ट्री में ये बना देंगे तो आप क्या करेंगे क्या। मुझे एकदम जाते ही मेरे लिए शौक था, पहला क्वेश्चन ही मैंने उसी टाइम बोल दिया था मैं पोज ले सकती हूँ थोड़ा तो पॉलिसी बेस्ड मेरा क्वेश्चन पूरा इंटरव्यू रहा है कि आप क्या रिफॉर्म करना चाहेंगे, आपको सजेशन देनी हो तो आप क्या देंगे। थोड़ा बहुत करप्शन पे गया, ऑफिस जो कल्चर होता है उस पर थोड़ा क्वेश्चन गया, तो ये सब हुआ। तब इंटरव्यू आपका बहुत अच्छे से गया, आपने बहुत एंजॉय किया अपना इंटरव्यू? हाँ ये ठीक था। बाकी ये भी था कि सुमन शर्मा मैम का था तो बाकी 4-5 मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन मैम थी, बाकी 4 लोग और थे। तो वो चारों का एकदम फेशियल एक्सप्रेशन जो है चेंज नहीं हो रहा था मैं कुछ भी बोल रही थी कुछ चेंज नहीं हो रहा था, बस थोड़ा जब मैं देख रही थी इधर उधर तो मैम का थोड़ा ये था कि थोड़ा बहुत उनके फेस पर स्माइल था, तो थोड़ा मुझे उससे काफ़ी लाइट लग रहा था। वरना बहुत, क्योंकि एकदम तो रैंडम पूछ लिया है, एक तो हर क्वेश्चन में बोलना पड़ रहा था लगभग कि सर मैं पोज ले सकती हूँ। तो आराम से, ठीक है आप आराम से सोचिए, आराम से बताइए ये। तो काफ़ी कॉर्डियल तो था, सीरियसनेस थी इंटरव्यू में पूरा, लेकिन कॉर्डियल काफ़ी था कि तो अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो रहा ये। अक्सर स्टूडेंट्स के मन में ये वाला सवाल भी होता है, जब आप भी जब पढ़ाई कर रहे होगे आपके मन में भी रहा होगा कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इसका कोई जवाब मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि मैं घंटों के हिसाब से तो नहीं पढ़ती हूँ। वो बैक ऑफ द माइंड रहता है कि इतना घंटा नहीं हुआ, लेकिन टाइमर लगा के पढ़ते हैं तो बहुत बहुत कम हो पाता है वो। और ऐसे तो पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, तो कभी कभी हुआ है ये कि टाइमर लगा के देख रहे हैं तो 5-6 घंटे ही हो रहा है, नहीं हो पा रहा है उतना। लेकिन ये है कि वो हमेशा होना चाहिए लगभग, आपका लो और वो सब अप एंड डाउन तो चलता रहता है,
लेकिन ये है कि आप जुड़े रहें पढ़ाई से। नहीं भी पढ़ाई हो रही है तो किसी दिन कुछ तो पढ़ाई होनी चाहिए, ये है। और बहुत घंटों की टेंशन नहीं लेनी है, टारगेट कंप्लीट करने पे वो जो सबका, ये तो सेम ही सबका जवाब होता है, वो बेस्ट स्ट्रेटजी है इसमें तो, कि टारगेट आपके पूरे होने चाहिए। इसी से जुड़ा मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बोला कि जो जितना पढ़ पाए उसको उतना पढ़ना चाहिए, बट फोकस स्टडी आवर्स पे होना चाहिए या फिर हमारी कंसिस्टेंसी पे होना चाहिए? मुझे लगता है कि ये जो स्टडी आवर्स वाला जो कंसेप्ट है, इसको अगर बहुत बहुत प्रैक्टिकल बनाया जाए तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। आप एक दिन 12-13 घंटे पढ़ लेंगे तो दूसरे दिन आप नहीं पढ़ पाएंगे 6 घंटे। कितने दिन आप कर लेंगे ऐसा? 3-4 दिन आप पढ़ पाएंगे, फिर लगेगा कि नहीं रेस्ट चाहिए। तो आप सस्टेनेबल उसको बनाने के लिए आप 8-9 घंटे पढ़ लीजिए, मत पढ़िए 13 घंटे। तो ये मुझे लगता है कि काम कर सकता है ऐसा कुछ। तो मतलब प्रेशर लेके नहीं पढ़ना Yes, चाहिए, हाँ, जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ना चाहिए। मैं हमारी कॉन्वर्जेसन को रैप अप करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे स्टूडेंट्स को एक पीस ऑफ एडवाइस दें और साथ ही में ये भी बताएं जो बिगनर्स हैं, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में एंटर करने वाले हैं, उनको अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है। बिगनर्स के लिए जो स्ट्रेटजी है वो मुझे लगता है कि जो आपका बेसिक है उस पे आपको काम करना है। सबसे पहले जो बेसिक एनसीईआरटी हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। आपका किस स्टेज पे आप शुरू कर रहे हैं, जैसे कुछ एस्पिरेंट्स जो है 12th के बाद से आजकल करने लग गए हैं, कुछ लोग कॉलेज के बाद में करते हैं। तो उस टाइम पे आपको करना है कि बेसिक एनसीईआरटीज़ पे ध्यान देना है, सीसेट पे थोड़ा वहीं से फोकस लेके आना है, करंट अफेयर से जुड़े रहना है। उसके लिए बहुत लिमिटेड सोर्सेज पढ़ने हैं। ये सोर्सेज की बात सब पे मतलब थ्रू आउट द प्रिपरेशन लागू होती है कि आपको बहुत कंसाइज रहना है। मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा ये, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है। ये भी एक चैलेंज है कि आप कौन सा रिसोर्स जो है उसको चूज़ करते हैं। तो ये सब देख के आपको क्या लग रहा है, टॉपर्स के आप वीडियो सुनिए, किसका स्कोर किस में बेटर आ रहा है। मेंस में भी ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। जैसे टॉपर्स कॉपी वो देखना, मैं विज़न के पोर्टल से काफ़ी ये सब मैंने किया है, तो उस पर कॉपीज़ देख के आपको पता चलेगा कि फिर उनका स्ट्रेटजी सुन सकते हैं कि किसका बेस्ट काम कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अपना जो है यूनिक बना सकते हैं वो सब। और इसके अलावा पूरे प्रिपरेशन के लिए मैं एक बोलना चाहूँगी कि आपका जो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, आप उस पर भी आपको वर्क करना है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको ये बहुत बहुत काम आएगा। मुझे भी ये सब प्रॉब्लम्स थोड़ा फेस करनी पड़ी हैं कि कभी बोला नहीं था किसी के सामने। तो इनिशियल जो मॉक इंटरव्यूज़ में थे उसमें मैं काफ़ी नर्वस थी, बाकी वो प्रैक्टिस से हुआ। तो इंटरव्यू में भी मैं बोलना चाहूँगी, जो विज़न से मैं जुड़ी रही हूँ, विवेकानंद सर मेंटर थे हमारे साथ इलोकेशन सेशन करते थे, रोज़ डिस्कशन सर करते थे, रैंडम क्वेश्चन पूछते थे फिर उसमें नाम ले लेके पूछते थे एकदम कि अच्छा दीप्ति बताओ ये, और मैं एकदम फिर लाइव होता था वो सब, फेस नहीं दिखाते थे तो बोलते थे कैमरा ऑन करके बोलना है। तो वो सब बहुत बहुत वो हेल्पफुल रहा है। विवेकानंद सर का स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगी। स्ट्रेटेजी में मैं यही बताना चाहूँगी, बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों पे ध्यान देना, और बाकी वही सब अच्छे लोगों के साथ में रहना तो डूएबल है मैम। वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपके दिए हुए एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स उम्मीद करते हैं कि हमारे एस्पिरेंट्स के बहुत काम आएंगे और वो उनकी जर्नी में बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। मैं चाहती हूँ ऐसा कि ये सब जो है आप करते रहिए ऐसे, मतलब टॉपर्स का आप सुनिए, ये सब करिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। तो बहुत बहुत अच्छी जर्नी है ये, एंजॉय के साथ करना है, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। एक एग्ज़ाम है ये, ओवरऑल तो एक एग्ज़ाम ही है जो आपको क्रैक करना है, ज़िंदगी नहीं है। बस ये मेरा लास्ट मैसेज है, तो बस लगातार मेहनत करनी है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मिलते हैं आपसे एक और नई जर्नी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।